हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी की यूनिट 1 के चैप्टर 4 प्रारूपण का सामान्य परिचय को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका ये जो चैप्टर है दोस्तों, प्रारूपण का सामान्य परिचय, इसे पूरी तरह डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें होंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, प्रारूपण का अर्थ एवं स्वरूप। प्रारूपण का अर्थ होता है ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करना। इसका मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु, सामग्री, पत्र या लेख का प्रारंभिक रूप यानी खाका तैयार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका एक लिखित रूप तैयार किया जाता है जिसे ड्राफ्ट या प्रारूप कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। प्रारूपण क्या है दोस्तों? तो प्रारूपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रारूपण दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी वस्तु, किसी सामग्री, किसी पत्र या लेख का एक खाका तैयार किया जाता है, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार का नियम एवं विधि पूर्वक लिपिबद्ध प्रारंभिक रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पत्र व्यवहार का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज को सही तरीके से करने के लिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई सारे जो पत्र वगैरह लिखे जाते हैं तो उसका एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है कि इस तरह से जो पत्र लिखे जाएंगे तो वो इस प्रारूप में लिखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अब हम एक उदाहरण के द्वारा प्रारूपण का जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये आपका एक टॉपिक है, दफ्तरी पत्राचार से संबंधित ये आपका एक टॉपिक है। इसको हम लास्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण लेकर सारी बातें यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि प्रारूपण क्या होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कई सारे पत्रों के सामान्य प्रारूप की बातें की गई हैं कि कैसा इनका ये कैसे लिखे जाते हैं, इनका क्या सामान्य प्रारूप है। अब इन्हीं के द्वारा हम प्रारूपण को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए सरकारी पत्र है तो इसे कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो नॉर्मली जो प्रारूप है वो ऐसा है कि पहले पत्र संख्या लिखी जाती है, ठीक है। जो लेटर का जो नंबर है वो लिखा जाता है, फिर वो विभाग का नाम आता है जो इसे लिख रहा है, ठीक है, विभाग का नाम आएगा। फिर जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम आएगा, उसका पद आएगा, वो किस पोस्ट पर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मंत्रालय से वो संबंधित है वो आएगा, ठीक है, एड्रेस भी इसमें है। इसके अलावा सेवा में जिसको वो पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उसका नाम वगैरह आएगा, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फिर दिनांक आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर विषय आ जाएगा कि आखिर ये किस मुद्दे पर है, ये जो पत्र है वो उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है उसका, ठीक है। फिर विस्तार पूर्वक यहाँ पे जो भी बातें, विस्तार नहीं कम शब्दों में अधिक जो भी बातें हैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन की जाएंगी। उसके बाद भवदीय लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नाम लिखा जाएगा जो भी लिखने वाला है पत्र को, जो भेज रहा है पत्र, ठीक है। उसका फिर पद यानी कि जो पोस्ट है वो लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि ये क्या था, ये एक प्रारूप था कि अगर हम सरकारी पत्र लिख रहे हैं या सरकारी पत्र नॉर्मली किसी मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे दिखेगा, तो इसे हम कहते हैं प्रारूप। ये क्या था दोस्तों? ये था प्रारूप। और दोस्तों, प्रारूप बनाने की प्रक्रिया को ही हम प्रारूपण कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि प्रारूपण क्या होता है। तो दोस्तों, प्रारूपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तैयार किया जाता है, किसी चीज का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे होगी। दोस्तों, यहां तक हमने प्रारूपण के अर्थ को समझा। अब हम बात कर रहे हैं प्रारूपण के प्रमुख तत्वों की, ठीक है। प्रारूपण के प्रमुख तत्व देखिए, पहला तत्व है इसका शुद्धता। यह सुनिश्चित करता है कि सभी जानकारी जैसे कि अंक, संदर्भ, दिनांक, क्रमांक आदि सही हों। इससे कार्यालय कार्यवाही में गतिरोध नहीं होता। देखिए यहाँ पे अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रारूपण के क्या प्रमुख तत्व हैं। तो एक है शुद्धता। शुद्धता का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी जानकारी है वो सही हो। जो क्रमांक हैं कि किस क्रम में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्या जानकारी भरी जानी चाहिए, किस क्रम में कौन सी चीज़ हो, तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। जो भी दिनांक वगैरह जहाँ पर लिखना है या जो भी चीज़ें हैं प्रारूपण से किसी के प्रारूप से संबंधित, उनका क्रम वगैरह या जो भी जानकारी है वो सही होना चाहिए, ठीक है। ये है शुद्धता, एक ये इसका तत्व है। इसके अलावा स्पष्टता, यह सुनिश्चित करता है कि प्रारूपण का उद्देश्य
और विषय स्पष्ट हों। अब प्रारूपण का जो उद्देश्य है, जो विषय है, वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भ्रांति ना हो। इसके अलावा दोस्तों संक्षिप्तता यह सुनिश्चित करता है कि प्रारूपण विषय केंद्रित हो और अनावश्यक विवरण से बचे। मतलब दोस्तों जो अनावश्यक बातें हैं वो इसमें शामिल ना की जाएं। इसके साथ ही परिनिष्ठित भाषा यह सुनिश्चित करता है कि भाषा संयत, शुद्ध, सरल और विनीत हो। इससे संचार स्पष्ट और सहज होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि एक सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा परंपरागत पद्धति का अनुकरण यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी पत्र व्यवहार में एक नियमित पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि सभी कार्यवाहियाँ एक समान हों और सुसंगठित हों। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी प्रारूप वगैरह तैयार किया गया है उसमें जल्दी जल्दी बदलाव ना हो, ठीक है, उसी के अनुसार एक लंबे समय तक उसी पद्धति का अनुकरण यानी कि उसी का अनुसरण किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रारूपण के प्रमुख तत्वों को देखा। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रारूपण के गुण एवं विशेषताओं की। आदेश की भाषा का शब्दश प्रयोग, इसका मतलब है कि जो भी आदेश दिया गया है उसे सब शब्दश लिखा जाता है, इससे कोई भ्रम नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी प्रारूपण तैयार किया जा रहा है, अब उसमें जो भी आदेश वगैरह दिया गया है तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसमें उन शब्दों में बदलाव ना किया जाए। इसके अलावा तिथि सीमा निर्धारण, यदि किसी जानकारी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक निर्धारित तारीख दी जाती है। इससे सब कुछ समय पर होता है, तिथि सीमा निर्धारण भी होना चाहिए। सरकारी आदेशों का प्रमाणीकरण, कुछ आदेशों को सरकार के नाम से जारी किया जाता है, इसके लिए वही व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है जो संविधान के अनुसार अधिकृत है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि सरकारी आदेशों का प्रमाणीकरण ये है जैसे कि जो भी संबंधित अधिकारी है उसी का हस्ताक्षर किया जाए, ठीक है। जो भी संबंधित पोस्ट पर कोई भी विभाग का कोई भी अधिकारी है तो उसी जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी चीज़ जो भी चीज़ है वो आती है तो वही हस्ताक्षर करे, ताकि एक प्रमाणीकरण हो सके। इसके अलावा क्रमबद्धता यह सुनिश्चित करता है कि सभी चर्चित संदर्भ और पत्र एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे कार्यवाही में कोई विलंब नहीं होता। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था तो वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब एक क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि नाम कहाँ पर लिखना है, कोई भी प्रारूपण मान लीजिए तैयार किया जा रहा है तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए कि जैसे नाम कहाँ पर लिखना है या दूसरी जानकारी कहाँ पर लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिग्नेचर कहाँ पर करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रारूपण की प्रक्रिया एवं लेखन विधि के मुख्य अंग की। अब देखिए निश्चित फॉर्म, यह है कि प्रारूपण तैयार करने के लिए कार्यालयों में एक निश्चित फॉर्म होता है। अगर वह नहीं होता तो हमें सादे कागज़ पर लिखना पड़ता है। देखिए ये फॉर्म लिखा है तो मैंने एसवाईएल की रीडिंग से ही सारी चीज़ें ली हैं, तो वहाँ पर फॉर्म लिखा था, लेकिन ये फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। आप इसे फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि प्रारूपण तैयार करने के लिए जो कार्यालय होते हैं तो वहाँ पर एक निश्चित फॉर्म होता है। अगर वो नहीं होता है तो सादे कागज़ पर लिखना पड़ता है, एक प्लेन शीट पर लिखना पड़ता है। इसके साथ ही अनुच्छेदों में विभाजन, प्रारूपण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुच्छेद पहले से चले आ रहे पत्र व्यवहार का संक्षेप में वर्णन करता है। दूसरा मामले का मुख्य विषय होता है और तीसरा निष्कर्ष और सुझाव देता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि प्रारूपण को 3 भागों में यानी कि जैसे अलग अलग पैराग्राफ्स में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला भाग होगा वो पहले से चले आ रहे पत्र व्यवहार का संक्षेप में वर्णन करता है, और दूसरा जो भाग होता है वो मुख्य विषय होता है, और जो तीसरा भाग होता है वो निष्कर्ष और सुझाव देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए दोस्तों जो प्रारूपण है तो प्रारूपण का सामान्य अर्थ यही है कि किसी भी चीज़ का प्रारूप तैयार करना। लेकिन दोस्तों जब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझते हैं सारी चीज़ें, स्पेशली मैंने यहाँ पे DO SOL की रीडिंग को यूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो पत्र का जो प्रारूप होता है, एप्लीकेशन वगैरह का जो प्रारूप होता है, उसकी अधिक बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट में एक टॉपिक भी है जिसमें आपको पत्रों के प्रारूप के बारे में पढ़ना है। अभी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आई होप ये सामान्य बातें आपके समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा कहने का यही है कि यहाँ पे पत्र के प्रारूप के बारे में थोड़ी अधिक बातें हो रही हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि प्रारूपण की प्रक्रिया एवं लेखन विधि के मुख्य अंग क्या हैं। तो आप ऐसे इसे याद भी कर सकते हैं कि निश्चित फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेदों में विभाजन है,
इसके अलावा संलग्न पत्रादि का स्पष्ट उल्लेख। अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो भी पत्र या दस्तावेज प्रारूपण के साथ जोड़े जाते हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है ताकि कार्यवाही के लिए उनका संदर्भ तुरंत मिल सके। तो यहाँ पे हम वापस से अपने टॉपिक पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रारूपण की प्रक्रिया और लेखन विधि के मुख्य क्या अंग होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की, अभी तक हमने निश्चित फॉर्म की बात की, अनुच्छेदों में विभाजन की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं संलग्न पत्रादि का स्पष्ट उल्लेख। अब जो भी प्रारूपण है दोस्तों, अब उसके साथ जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए या अटैच किए जाने होते हैं तो उनका भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, जो भी मतलब जो भी पत्र या दस्तावेज प्रारूपण के साथ जोड़े जाने हैं तो उनका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा पृष्ठांकन, ठीक है, जिन जिन लोगों के पास प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं उनका और प्रतिलिपियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। मतलब जो भी मतलब प्रारूपण की जो भी दोस्तों मतलब कॉपीज़ हैं, जो भी मतलब प्रतिलिपियां हैं, तो उनकी मतलब जहाँ जहाँ पर वो भेजी जाती हैं और उनकी जो भी संख्या है तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा पर्चियाँ लगाना, लेखन विधि का एक आवश्यक अंग है प्रारूप के ऊपर पर्चियाँ लगाना। अब प्रारूप के ऊपर दोस्तों पर्चियाँ भी लगाई जाती हैं। प्रारूप तैयार हो जाने पर वह जिस निमित्त अधिकारी के सम्मुख जाता है, जिस भी अधिकारी के पास जाता है प्रारूप तैयार होने के बाद, उसकी पर्ची लगाना आवश्यक होता है, जैसे अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए इत्यादि। इसके अलावा प्रारूपकार के प्रमाक्षर, यानी कि प्रारूपण तैयार होने के बाद प्रारूपकार को अपने प्रमाक्षर उक्त अधिकारी के पद के नीचे अंकित कर देने चाहिए। मतलब दोस्तों जो भी प्रारूपकार है तो उसे अपना हस्ताक्षर करना चाहिए, जो भी मतलब जिस भी पोस्ट पर है वो, तो जो भी उक्त अधिकारी है, ठीक है, जो भी उस पोस्ट का जो भी अधिकारी है तो उसे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने पहले प्रारूपण का अर्थ समझा, उसके बाद हमने बात की कि प्रारूपण के क्या तत्व हैं। ठीक है, तत्वों को हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद दोस्तों हमने बात की प्रारूपण के गुण एवं विशेषताओं की। गुण विशेषताओं को समझने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे बात की कि प्रारूपण के मतलब क्या प्रक्रिया है, उसके लेखन विधि के क्या मुख्य मुख्य अंग हैं, हमने इसकी बात यहाँ पर कर ली। तो यहाँ तक ये सामान्य बातें थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर एक टॉपिक है दफ्तरी पत्राचार के सामान्य अंग। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक को डायरेक्टली एसओएल की बुक से कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो अब यहाँ इसमें क्या बातें हैं, तो चलिए अब इसको समझते हैं। आधिकारिक पत्रों का प्रारूप जिन अंगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है उन्हें इस प्रकार गिनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आधिकारिक पत्र होते हैं उनका जो मतलब प्रारूप होता है, पत्रों का जो प्रारूप होता है, उनके अंगों के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आधिकारिक जो ऑफिशियल्स जो पत्र होते हैं उनके प्रारूप में ये निम्न अंग हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक का मतलब होता है दोस्तों लेटर नंबर। ठीक है, मतलब लेटर का जो एक नंबर है तो वो एक लेटर नंबर हो सकता है पत्र क्रमांक। इसके अलावा विभाग का नाम एवं पता, अब जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका नाम और उसका पता। पत्र प्रेषक का नाम अथवा पद एवं पता, मतलब देखिए जो पत्र भेजने वाला जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ठीक है, प्रेषक मतलब जो पत्र भेज रहा है, ठीक है, उसका नाम और वो किस पोस्ट पर है। मान लीजिए कोई सचिव मतलब पत्र भेज रहा है तो उसके नाम के नीचे उसका पद लिखा जाएगा, उसकी पोस्ट लिखी जाती है। इसके अलावा उसका पता क्या है ये। इसके अलावा दोस्तों पत्र प्राप्तकर्ता का नाम एवं पद एवं पता, ठीक है, जो मतलब जिसको पत्र रिसीव होगा, ठीक है, जो पत्र को रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसका नाम, उसकी पोस्ट और उसका मतलब जो भी पता है, एड्रेस है वो। इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों प्रेषक के कार्यालय का स्थान तथा दिनांक, मतलब दोस्तों जो पत्र लिख रहा है उसके कार्यालय का स्थान और दिनांक। इसके अलावा विषय, किस विषय के ऊपर पत्र लिखा जा रहा है, संबोधन आ सकता है, ठीक है, मूल कथ्य, ठीक है, अच्छे से मतलब बताया जाए कि पत्र मतलब किस विषय में लिखा जा रहा है, तो उसे थोड़ा अच्छे से बताया जाए कि क्या क्या बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों स्वनिर्देश, मतलब कोई निर्देश वगैरह दिया गया है पत्र में तो वो स्वनिर्देश होता है। हस्ताक्षरकर्ता के नाम व पद का उल्लेख, अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि मतलब जो हस्ताक्षर करता है उसका नाम, वो किस मतलब पद पर है, क्या पोस्ट है उसकी, तो वो उसका उल्लेख। इसके अलावा संलग्न पत्र सूची, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी पत्र के साथ, लेटर के साथ अटैच किया गया है तो उसकी एक लिस्ट भी लिखी जा सकती है कि ये पत्र मतलब अटैच किए गए हैं, तो पत्र में ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा पृष्ठांकन,
तो देखिए दोस्तों, ये सामान्य 12 अंग यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मतलब एक जो आधिकारिक, जो एक ऑफिशियल लेटर मतलब लिखा जाता है, तो उसके यहाँ पर नॉर्मली 12 अंग बताए गए हैं, ठीक है। कुछ बातें और ऐड हो सकती हैं या कुछ कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो मतलब समय के ऊपर डिपेंड है, वो विषय के ऊपर डिपेंड है। बाकी ये सामान्य 12 अंग यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे समझना है, ऐसा नहीं है। आपको जो मैंने आपको बताया हल्का हल्का, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसी 12 अंगों के हिसाब, मतलब 12 अंगों के आधार पर यहाँ पे एक प्रारूप भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्र क्रमांक आ गया लेटर में, ठीक है। विभाग का नाम आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो मतलब प्रेषक है दोस्तों, उसका नाम आ गया, ठीक है। वो किस विभाग से संबंधित है, उसका पता वगैरह भी आ गया। इसके अलावा सेवा में मतलब होता है दोस्तों जिसको पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। उसका नाम, उसका पद, उसका पता, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही ऊपर, दिनांक, ठीक है। विषय किस मतलब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, फिर महोदय वगैरह जो लगाना है, ठीक है, वो। इसके अलावा दोस्तों जो मतलब मूल तथ्य है, ठीक है, वो लिखा जा सकता है यहाँ पर। इसके साथ ही दोस्तों फिर जैसे कि भवदीय वगैरह जो लिखना है वो लिखा जाएगा। फिर हस्ताक्षर वगैरह होंगे। फिर पद आएगा, जो मतलब जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं उसका पद कौन सा है, उसकी पोस्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किया गया है तो वो आ सकता है। इसके अलावा प्रतिलिपि, ठीक है, पृष्ठांकन वगैरह मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो उसमें प्रतिलिपि सूचनार्थ भी शामिल होता है। मतलब ये दोस्तों, यहाँ पे प्रतिलिपि सूचनार्थ का अर्थ ये है कि अगर इस लेटर या कोई भी जो लेटर है, अगर उसकी कॉपी किसी दूसरे मंत्रालय के पास भी भेजी गई है तो उसका नाम आता है कि किस किस के पास इसकी कॉपी या प्रतिलिपि भेजी गई है। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ दफ्तरी पत्रों के रूपों को गिनाना उचित होगा जिनके लिए प्रारूपण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ दफ्तरी पत्र, जैसे कि सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र। अब यहाँ पे कुछ दफ्तरी पत्र दोस्तों यहाँ पे बताए गए हैं जिनके लिए प्रारूपण की आवश्यकता होती है, मतलब जिनके लिए प्रारूप बनाने की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या बातें हैं तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 17 प्रमुख रूप मतलब बताए गए हैं, तो इनको भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकारी पत्र की। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय में पत्र व्यवहार का यह सर्व प्रचलित सामान्य रूप है। इसका प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालय में परस्पर पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो सरकारी पत्र है दोस्तों, इसका प्रयोग जो भारत सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो आपस में पत्र व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो राज्य सरकार है, जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, या जो दोस्तों अलग अलग जो दूसरे आयोग हैं या कोई सार्वजनिक संस्था है, तो उसके द्वारा भी सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों व्यक्तियों के साथ पत्राचार के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, सरकारी पत्र के बारे में ये बातें यहाँ पर बताई गई थी। अगर हम दोस्तों उदाहरण को देखें तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि पत्र की एक संख्या लिखी जाती है सरकारी पत्र में, उसके बाद विभाग का नाम दिया जाता है दोस्तों, साथ में दोस्तों पता दिया जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो प्रेषक है उसका नाम आता है, कि मतलब जो पत्र भेज रहा है, ठीक है, पत्र भेजने वाले व्यक्ति का नाम आता है, साथ में वो किस विभाग से संबंधित है, उसका पद कौन सा है, वो किस पोस्ट पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पत्र किसे भेजा जा रहा है तो उसका भी नाम वगैरह आता है, सब कुछ आता है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों दिनांक, इसके बाद विषय, सब्जेक्ट क्या है, इसके साथ ही जो महोदय वगैरह जो लिखा जाना है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो मुख्य बातें हैं वो कही जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों फिर जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है फिर वो हस्ताक्षर वगैरह करता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सरकारी पत्र में ये मतलब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने सरकारी पत्र को समझा, ठीक है, उसका एक उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखा। अब मैं उदाहरण आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए दोस्तों कि उदाहरण तो बदल भी सकते हैं, बस आपको एक फ्रेम याद होना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब आप फ्रेम समझ सकते हो कि सरकारी पत्र में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पहले पत्र संख्या लिखी जाती है, फिर विभाग वगैरह का नाम आता है, पता होता है उसका, साथ में फिर जो पत्र भेज रहा है, प्रेषक का नाम, और ये सारी बातें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कार्यालय ज्ञापन की। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसे देखिए, यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यानी कि थर्ड पर्सन में दोस्तों ये लिखा जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों में परस्पर पत्र व्यवहार के लिए पत्राचार के रूप में सरकारी पत्र का व्यवहार न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग प्रचलित है। इसका प्रयोग अधीनस्थ कार्यालयों तथा राज्य सरकारों आदि के साथ पत्र व्यवहार में नहीं होता। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कार्यालय ज्ञापन है इसका प्रयोग दोस्तों क्या मतलब कहाँ होता है, तो जो भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं दोस्तों, वो परस्पर पत्र व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
लेकिन साथ में एक बात दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग दोस्तों जो अधीनस्थ जो कार्यालय हैं, जो नीचे के जो कार्यालय हैं दोस्तों, या जो राज्य सरकार है, तो उनके साथ पत्र व्यवहार के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इसमें संबोधन, सेवा में स्वनिर्देश यानी कि कोई निर्देश आदि का प्रयोग नहीं होता। नीचे दाईं ओर प्रेषक का पदनाम व हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषक मतलब जो पत्र को भेज रहा है उसका नाम, ठीक है, तथा जिस मंत्रालय को यह कार्यालय ज्ञापन भेजा जाना है उसकी सेवा में यह भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है दोस्तों, तो उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल, पत्र संख्या है, विभाग का नाम है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद डेट है, डेट के बाद दोस्तों यहाँ पर विषय है, मतलब दिनांक के बाद दोस्तों यहाँ पर विषय दिया गया है कि किस विषय पर पत्र लिखा, ये जो कार्यालय ज्ञापन है वो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद मुख्य बातें हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बताया गया था, जो जो प्रेषक है, ठीक है, वो अपना हस्ताक्षर वगैरह करेगा, फिर जो भी उसकी पोस्ट है तो वो उसको उसको भी फिर लिखा जाएगा। और सेवा में दोस्तों ये है कि जिनके पास पत्र भेजा गया है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों ज्ञापन, अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों आकार की दृष्टि से ज्ञापन और कार्यालय में कोई अंतर नहीं होता। सिंपल सी बात है, ज्ञापन और कार्यालय में नॉर्मली अगर हम बात करें तो कोई अंतर नहीं है। अब अंतर क्या है तो इसे समझ लो दोस्तों। इनमें भेद केवल कार्य क्षेत्र का ही है। जहां कार्यालय ज्ञापन मंत्रालयों के बीच आपसी पत्र व्यवहार में में लाया जाता है, वहां दूसरी ओर ज्ञापन मंत्रालयों से बाहर अर्थात अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध संस्थाओं या व्यक्तियों के साथ होने वाले पत्र व्यवहार में प्रयुक्त होता है। नियुक्तियों एवं व्यक्तियों तक ज्ञापन द्वारा सूचित कर संपन्न किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि जो ज्ञापन है दोस्तों, तो इसका प्रयोग दोस्तों अधीनस्थ कार्यालयों या दूसरी जो संस्थाएं हैं या व्यक्ति के साथ भी पत्र व्यवहार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सिर्फ जो भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं वो आपस में पत्र व्यवहार के रूप में करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों मंत्रालय से बाहर दोस्तों, यानी कि जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, जो संबंध कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। मान लो कोई किसी व्यक्ति को कोई सूचना भेजनी है, तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसका, कि उदाहरण ये है कि एक पत्र का जो नंबर है, क्रमांक है, ज्ञापन का जो क्रमांक होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। भारत सरकार जो भी मंत्रालय वगैरह है वो, इसके अलावा जो विभाग वगैरह है वो यहाँ पर है। इसके अलावा डेट आ गई यहाँ पर। इसके साथ ही दोस्तों विषय, किस विषय पर है ये, तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम विषय की बात करें तो यहाँ पर ये नियुक्ति से संबंधित विषय पर है ये, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी वगैरह है वो, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रेषक का नाम वगैरह आएगा, ठीक है, उसका जो भी पोस्ट है वो आएगी, और फिर यहाँ पर जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर होगी। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा परिपत्र क्या होता है, तो इसको अगर हम समझे तो देखिए दोस्तों, जब एक ही विषय की सूचना, निर्देश, आदेश आदि विभिन्न मंत्रालयों या मुख्य कार्यालयों द्वारा अन्य मंत्रालयों तथा अधीनस्थ विभागों को भेजने होते हैं, तो ये परिपत्र अर्थात गश्ती चिट्ठी के रूप में भेजे जाते हैं। परिपत्र अथवा प्रेषक अधिकारी एक ही होता है, अतः केवल प्राप्तकर्ता का नाम एवं पद पता आवश्यकता अनुसार बदल कर इसे प्रेषित किया जाता है। इसमें स्वनिर्देश, भवदीय आदि शब्द नहीं लिखे जाते, क्योंकि यह पूर्ण वर्णित सरकारी पत्राचार के एक रूप कार्यालय ज्ञापन की शैली को अपनाते हुए लिखा जाता है। इसे सरकारी पत्र की शैली में भी लिखने का परंपरा है। उदाहरण के लिए देखिए पूर्व पृष्ठों में। अब देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है दोस्तों, जब एक ही तरह की सूचना, कोई एक ही विषय के ऊपर कोई सूचना है, कोई निर्देश है, कोई आदेश, अगर सभी मंत्रालयों को उससे संबंधित एक ही साथ जानकारी देनी होती है, तब परिपत्र जारी किया जाता है। जब एक ही सूचना को कई मंत्रालयों तक पहुंचाना है, कई विभागों को उस सूचना को देना होता है, तो तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का इसका प्रारूप है कि किस तरह का परिपत्र होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम आगे बात करें, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए स्वीकृति पत्र। राष्ट्रपति के नाम पर दी जाने वाली सभी स्वीकृतियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसका प्रारूप सरकारी पत्र जैसा ही होता है। अब दोस्तों इसका जो प्रारूप है, जो स्वीकृति पत्र का जो दोस्तों प्रारूप है, जो ड्राफ्ट होता है, वो सरकारी पत्र जैसा ही होता है, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखिए दोस्तों इस राष्ट्रपति के नाम पर दी जाने वाली सभी स्वीकृतियां इसके अंतर्गत आती हैं।
अभी आपको सारी बातें समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की ओर से अभीष्ट स्वीकृति उपलब्ध हो जाने पर अधिकृत अधिकारी इस निमित्त सूचना के रूप में संबद्ध कार्यालय को यह पत्र प्रेषित कर देता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि XYZ कोई भी मतलब विषय है, अगर उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है, तो संबंधित जो भी अधिकारी होता है दोस्तों, जो अधिकृत जो भी अधिकारी है वो मतलब दोस्तों जो भी संबंधित अधिकारी है वो पत्र के माध्यम से ये सूचना देता है संबंधित कार्यालय को। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी भी XYZ किसी भी मुद्दे पर अपनी स्वीकृति दे दी है, ठीक है। तो अब जो अधिकृत अधिकारी है दोस्तों, वो एक पत्र लिखेगा और पत्र में लिखेगा उस मंत्रालय को कि राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो बस ये है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्वीकृति पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, एक ड्राफ्ट के रूप में से समझ सकते हैं कि स्वीकृति पत्र कैसा होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि प्रेक्षक क्यों कौन होता है, ठीक है। ये मंत्रालय का नाम लिखा है तो यहाँ पर मतलब ये क्यों आया है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये विभाग का नाम है, जो संबंधित विभाग है उसका नाम है, ये डेट है दोस्तों, ठीक है। ये प्रेक्षक मतलब जो पत्र भेजने वाला है, जो पत्र जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये आप समझ लो। तो मतलब मैंने आपको जो मतलब जो चीज़ें हैं, जो शब्द हैं, इनका मतलब तो आपको मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों उदाहरण को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर है प्रतिलिपि सूचनार्थ। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिलिपि सूचनार्थ का अर्थ ये होता है दोस्तों कि इस पत्र की जो कॉपी है वो कहाँ कहाँ भेजी गई है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भेजा गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर ये भी लिखा है कि इस स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपियां वित्त मंत्रालय और महालेखा परीक्षक के दफ्तर में भी भेजनी आवश्यक होती है। तो मतलब ये जरूरी होता है कि स्वीकृति पत्र को दोस्तों जो वित्त मंत्रालय है दोस्तों उसके पास भी भेजा जाए और महालेखा परीक्षक के पास भी भेजा जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मतलब दोस्तों ये जो स्वीकृति पत्र है इसकी एक कॉपी दोस्तों वित्त मंत्रालय के पास भी भेजी गई है और जो महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है उसके पास भी भेजी गई है। इसके साथ ही दोस्तों कार्यालय आदेश। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई नियुक्ति हुई है, कोई प्रमोशन हुआ है, तो मतलब जो भी दोस्तों आदेश है तो उसको सूचित करने के लिए कार्यालय आदेश मतलब ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता, जैसे कि सेवा में प्रेक्षक, संबोधन, स्वनिर्देश आदि लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होगी। वह भी ज्ञापन की शैली में लिखा जाता है, जैसे ज्ञापन लिखा जाता है तो वैसे ये भी लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे औपचारिकता के जो शब्द हैं जैसे कि सेवा में, प्रेक्षक, तो इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र। अब ये क्या होता है, इससे एक बार दोस्तों क्वेश्चन भी आया था शॉर्ट नोट में। अर्ध सरकारी पत्र लिख दिया गया था शॉर्ट नोट में और उस पर स्टूडेंट्स को मतलब कुछ बातें लिखनी थी। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो इसे समझ लीजिए आप। इसे अर्ध सरकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रेक्षक प्राप्तकर्ता को अपनेपन की भावना से व्यक्तिगत स्तर पर दफ्तरी कामकाज निपटाने के लिए अनुरोध कर सकता है। यही कारण है इसमें दफ्तरी औपचारिकता का पुट कम होता है, इसलिए इसमें महोदय के स्थान पर प्रिय या प्रियवर, भवदीय के स्थान पर आपका लिखा जाता है और नीचे हस्ताक्षर के साथ पद का उल्लेख नहीं किया जाता। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये अर्ध सरकारी पत्र है क्योंकि इसमें औपचारिकता थोड़ी कम होती है। जैसे कि दोस्तों थोड़ा अपनापन इसमें दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट का भी थोड़ा प्रयास किया जाता है, कि थोड़ा अनुरोध करने का मतलब इसमें थोड़ा मतलब प्रयास होता है कि संबंधित किसी व्यक्ति से अनुरोध भी किया जाता है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर महोदय की जगह प्रिय लिखा गया है, इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है भवदीय वगैरह की जगह यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अशासनिक पत्र एवं टिप्पणी। अब ये क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें दो तरीके प्रयोग अपनाए जाते हैं। देखिए, अभिष्ट कार्य के लिए फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर या अलग से एक पूरी टिप्पणी लिखकर मंत्रालय अथवा कार्यालय को भेज दी जाती है। दोस्तों बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या होता है, अशासनिक पत्र एवं टिप्पणी में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी कार्य से संबंधित कोई लेटर है, तो उसी पर या तो कुछ बातें लिखकर आगे उस पत्र को दोस्तों कार्यवाही के लिए भेजा जाता है, या फिर ऐसा किया जाता है कि अलग से मतलब पूरी एक फाइल ही बना ली जाती है, मतलब एक पूरी टिप्पणी लिखी जाती है किसी भी कार्य से संबंधित। जैसे कि दोस्तों आपने टिप्पणी वाले चैप्टर में कई सारी बातें समझी भी थी, तो कुछ ऐसे मतलब पूरी की पूरी एक टिप्पणी लिखी जाती है और फिर आगे कार्यालय को, उसे मंत्रालय को फिर भेजा जाता है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की औपचारिक
शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। टिप्पणी लिखकर दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर और पद अंकित रहता है। नीचे लिख दिया जाता है, नीचे दोस्तों ये लिख दिया जाता है जैसे कि अमुक कार्यालय को फाइल सहित अमुक कार्य हेतु प्रेक्षित, मतलब जो भी संबंधित जो भी मतलब कार्यालय है, जो विभाग है, तो उसको ये फाइल दी जा रही है इस कार्य के लिए भेजी जा रही है। तो ऐसा मतलब एक तरह से यहाँ पे टिप्पणी, यहाँ पे ध्यान रखना, टिप्पणी वाले चैप्टर में मैंने आपको कई सारी बातें समझाई थी कि कोई इशू होता है, कोई मुद्दा है, उससे संबंधित कोई मान लीजिए कोई पत्र आया है, तो वो पत्र दोस्तों कई सारे विभागों के पास, कई सारे अधिकारियों के पास फिर वो जाता है और फिर ऐसी फिर आगे चल के जो भी कार्यवाही करनी होती है फिर वो की जाती है। मतलब कहने का दोस्तों ये भी है कि अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग होते हैं या मंत्रालय होते हैं, उन्हें जो भी मतलब कार्यवाही करनी होती है या जो भी बातें बतानी होती हैं तो वो टिप्पणी के रूप में लिख देते हैं। जो भी सुझाव वगैरह देने होते हैं वो उन्हें लिख देते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों अनुस्मारक की, रिमाइंडर की, तो देखिए दोस्तों मान लीजिए कि कोई पत्र भेजा गया किसी मंत्रालय को, लेकिन उसका कोई जवाब वगैरह नहीं आया, हाँ, और उस मंत्रालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो एक रिमाइंडर भेजा जाता है। फिर वही पत्र समझ लीजिए एक तरह से दोबारा ही भेजा जा रहा है रिमाइंडर के रूप में, लेकिन ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरकारी पत्र भेजा गया, तो अब दोबारा भी सरकारी पत्र जैसा ही प्रारूप में दूसरा पत्र भी भेजा जाएगा, उसी प्रारूप में भेजा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले सरकारी पत्र भेजा गया था, तो इस बार भी रिमाइंडर के रूप में, अनुस्मारक के रूप में भी, सरकारी पत्र के रूप में ही दूसरा पत्र भी भेजा जाएगा। ठीक है, ये बस क्या करता है कि वो याद दिलाने का प्रयास करता है कि आपको पत्र भेजा गया है। इसके अब बात करते हैं पृष्ठांकन की। अब देखिए दोस्तों कुछ परिस्थितियां हैं जब पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। जब किसी आए हुए पत्र में उसके भेजने वाले को वैसा ही लौटाना हो, ठीक है, इसके अलावा किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय की मूल पत्र पर ही सम्मति या सूचना प्राप्त करने के लिए भेजना हो, किसी लिखे गए पत्र को अन्य स्थानों पर उचित कार्यवाही या जानकारी देने के लिए भेजना हो। मतलब देखिए दोस्तों कोई एक पत्र है दोस्तों, तो उस पत्र को किसी दूसरे कार्यालय या कई दूसरे जो मतलब जो दूसरे विभाग हैं दोस्तों, जब उनके पास भी किसी कार्यवाही के लिए भेजना है तब भी पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। अब ये मुख्य रूप से आप यहाँ पे ये समझिए कि पृष्ठांकन में एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे आवश्यकता अनुसार लिख दिया जाता है कि डैश की सेवा में मूल पत्र के साथ सम्मति या प्रतिक्रिया भेजने हेतु। मतलब दोस्तों जो मूल पत्र है उसके साथ एक प्रतिक्रिया या जो सम्मति है वो भी भेजने हेतु ऐसा लिख दिया जाता है। या फिर जो प्रतिलिपियां हैं, सूचना, उचित कार्यवाही एवं आज्ञा पालन, ये लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिलिपियां हैं, जो भी संबंधित जो भी पत्र है दोस्तों, उससे संबंधित जो कॉपीज़ हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर भेजी जानी है, मतलब कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जहाँ पर उस पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाएगी और कौन कौन सी सूचना मतलब प्राप्त करनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, जो कार्यालय आदेश था तो उसमें इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है प्रतिलिपियाँ, सूचना, उचित कार्यवाही एवं आज्ञा पालन हेतु। मतलब कोई सूचना भी मतलब यहाँ पर देखिए इन विभागों के पास ये जो मतलब लेटर है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो भेजी गई हैं, साथ में जो भी मतलब सूचना वगैरह मतलब प्राप्त करनी है वो भी उनसे कहा गया है। मतलब यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है ना, सूचना, उचित कार्यवाही एवं आज्ञा पालन हेतु, तो और जो विभाग हैं जिनके पास भेजा गया है वो, तो इसे आप यहाँ पर पृष्ठांकन के रूप में समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी बातें समझ में आ रही हैं उतना इनफ है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल रटना पड़ेगा, जितनी बातें आप समझ पा रहे हैं उतना इनफ है। ठीक है, बहुत हार्ड वैसे नहीं है ये, बट हाँ जितना आप समझ पा रहे हैं दोस्तों उतना इनफ है। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं अधिसूचना की। तो देखिए दोस्तों इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को, राजपत्रित अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियां, छुट्टी पर जाने आदि की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो अधिसूचना होती है इसको राजपत्र में जो राजपत्र होता है दोस्तों उसमें प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सरकारी कोई नियम है, कोई आदेश है, कोई घोषणा है, तो जो भी मतलब जानकारी है, तो जो भी मतलब सूचना है दोस्तों उसको जनता तक पहुँचाने के लिए इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और अधिसूचना को दोस्तों अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसे राजपत्र में जिस भाग में प्रकाशित होना है उसका स्पष्ट निर्देश सरकारी प्रेस को दिया जाना आवश्यक होता है। तो ये बातें हैं दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कैसा मतलब अधिसूचना होती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों संकल्प। अब संकल्प क्या होता है, तो संकल्प भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए। सरकारी निर्णयों, जांच आयोगों की सिफारिशों, कोई सरकारी निर्णय है दोस्तों, जांच आयोग है तो उसकी कोई सिफारिश है, उसके परिणाम तथा सरकारी नीतियों
को जनसाधारण तक प्रचलित करने के लिए सरकार संकल्प के रूप में दोस्तों अपने विचार एवं कार्यक्रम समय समय पर प्रस्तुत करती रहती है। मतलब देखिए दोस्तों, कोई जानकारी है, कोई सूचना है दोस्तों जो जनता तक पहुंचाना है सरकार को, तो सरकार अगर उसे संकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है और तो यही दोस्तों मतलब संकल्प होता है, ठीक है। लेकिन संकल्प को दोस्तों राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। जो राजपत्र होता है उसमें संकल्प को प्रकाशित किया जाता है। साथ में संकल्प शब्द के लिए प्रस्ताव और संस्ताव शब्द भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। संकल्प के 4 भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है संकल्प के 4 भाग। दोस्तों यहाँ पर आप इसका भी उदाहरण देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे बात करनी है प्रेस विज्ञप्ति की या प्रेस नोट की। यहाँ पे ये क्या है, तो अब इसको समझते हैं। तो देखिए, सरकारी निश्चयों, नीतियों, कार्यक्रमों को सर्वसाधारण तक यानी कि जनता तक प्रचारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर यह है कि प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र पत्रिका के संपादक को यह छूट नहीं रहती कि वह इसमें फेरबदल करे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट का प्रयोग दोस्तों कोई मतलब सरकारी नीति है, कोई निश्चय है, कोई निर्णय है सरकार का, कोई कार्यक्रम है दोस्तों, तो उसको जनता तक प्रचारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों यहाँ तक। लेकिन प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है, तो देखिए इनमें एक अंतर मुख्य रूप से यह है दोस्तों कि जो प्रेस विज्ञप्ति होती है तो उसमें जो समाचार पत्र में जो मतलब जो संपादक वगैरह होते हैं, तो वो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके विपरीत दोस्तों अगर हम बात करें प्रेस नोट की, तो प्रेस नोट में यदि संपादक चाहे तो उसका संपादन भी कर सकता है। ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा उसका संपादन कर सकता है। हालांकि जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो ये बातें मुख्य रूप से है। इसके लिए समाचार पत्र को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि विज्ञप्ति या नोट को अमुक दिनांक या अमुक समय से पहले प्रकाशित ना किया जाए। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट दोस्तों देखिए इसका प्रयोग सरकारी नीतियों वगैरह को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब समाचार पत्र को वो सूचना दे दी जाती है और दोस्तों समाचार पत्र से कहा जाता है कि समाचार पत्र जो हैं वो इस चीज़ को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें। लेकिन साथ में यहाँ पे ध्यान देना कि समाचार जो पत्र होते हैं दोस्तों उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि जो भी संबंधित सूचना है, ठीक है, जो प्रेस विज्ञप्ति है या नोट है उसको इस दिन या जो भी मतलब XYZ जो भी दिन है या जो भी मतलब समय है तो उससे पहले प्रकाशित ना किया जाए। उन्हें टाइमलाइन भी एक दे दी जाती है कि इससे पहले तो आप इसे प्रकाशित नहीं करेंगे। इसका उदाहरण आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सा है, प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर कैसी है, तो यहाँ पे विषय लिखा गया है, सिंपल सा टॉपिक क्या है, ठीक है, वो है और उससे संबंधित जो बातें हैं वो, और विभाग वगैरह का नाम है यहाँ पर, और जो मतलब सचिव वगैरह उनके हस्ताक्षर वगैरह हैं यहाँ पर। ठीक है, तार क्या होता है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। जब बहुत ही तेज़ी से किसी सूचना को भेजना होता है तब तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, तार के लिए एक निश्चित एक फॉर्म होता है, ठीक है, उसे भरना पड़ता है डाकखाने द्वारा। एक तार का फॉर्म निश्चित है। यदि वह उपलब्ध ना हो तो वैसा ही टाइप करके उसे यथास्थान ठीक भरकर टाइप करके अथवा लिख कर भेजा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई सूचना बहुत तेज़ी से भेजनी होती है तो टेलीग्राम या तार का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों तुरंत पत्र एवं तथा बचत पत्र। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसे समझिए। देखिए दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में ऐसे मामले भी होते हैं जहां अधिक शीघ्रता इतनी नहीं होती कि तार भेजा जाए। मतलब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई पत्र है जिसे जल्दी भेजना है, लेकिन इतना जल्दी नहीं भेजना कि टेलीग्राम का या तार का प्रयोग किया जाए, तब दोस्तों तुरंत पत्र भेजा जाता है। मतलब पत्र को दोस्तों शीघ्र भेजना है, लेकिन इतना शीघ्र नहीं भेजना जिसके लिए तार का प्रयोग किया जाए। तो सिंपल सी बात है, तुरंत पत्र का तब प्रयोग होता है। और जब हम बात करते हैं कि जब कोई जानकारी दोस्तों गोपनीय तरीके से भेजनी है, ठीक है, तब दोस्तों बचत पत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जानकारी को जल्दी भी भेजना है लेकिन गोपनीय तरीके से भेजना है। मुख्य बात तो यह है कि गोपनीय तरीके से जानकारी को भेजना है, तब बचत पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों सूचना। अब देखिए कोई सरकारी सूचना है, ठीक है, तो उसको समाचार पत्र में सरकारी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है। मतलब समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कोई जानकारी है, कोई सूचना है, तो उसे एक नोटिस या सूचना के द्वारा एक समाचार पत्र में मतलब दोस्तों उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यह है। आप इसका मतलब उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि दिनांक, समय, ये
मतलब यहाँ पे एक चीज़ निश्चित होती है कि मान लीजिए कि सरकारी कोई सूचना है दोस्तों, तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिया जाता है समाचार पत्र को कि इस दिनांक और इस समय से पहले, जो भी है XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले उसको प्रकाशित ना किया जाए। ठीक है, ये बस एक क्या है, ये चीज़ ये है कि ये मतलब ये है कि इससे पहले इसको प्रकाशित ना किया जाए, बस ये मतलब ये चीज़ें दर्शाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सूचना आपको समझ में आ गया कि सूचना मतलब सरकारी जो भी सूचना है दोस्तों, उसमें समाचार पत्र को एक निर्देश भी दिया जाता है कि वो इस समय इस दिन से पहले इसको प्रकाशित ना करे। इसके अलावा दोस्तों सिंपल है कि सूचना मतलब जो होती है तो उसको प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा जनता को जो भी बात बतानी होती है उसके सूचना के द्वारा भी बताया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सूचना के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो भी बात है वो यहाँ पर लिखी हुई है, साथ में जो अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, उसका नाम आया है कि ठीक है, मतलब जिसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है। ठीक है, और उसका विभाग वगैरह का नाम है। इसके अलावा संपादक का नाम है। ठीक है, और समाचार पत्र का नाम है, उसका पता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों घोषणा, अब ये लास्ट है तो बहुत सारे थे, अब हम लास्ट पर आ गए, 17 ये नंबर है। तो घोषणा, अब ये क्या है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। बहुत ही कम अवसर ऐसे आते हैं जब सरकार अपने किसी निश्चय व निर्णय को घोषणा के रूप में प्रचारित या प्रसारित करने के लिए प्रकाशित करती है। ये घोषणाएं राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से की जाती हैं। इनकी भाषा कानून की दृष्टि से नपी तुली, संयत एवं संक्षिप्त होती है। एक एक शब्द तर्क और न्याय की तराजू पर तोल कर रखा व लिखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान के अंगीकरण की घोषणा आदि आदि। अब देखिए दोस्तों, कोई घोषणा है, अब घोषणा को भी मान लीजिए दोस्तों कि कोई सरकारी घोषणा है, जैसे कि याद रखना ये जो घोषणा है इसमें ये बात भी शामिल है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होते हैं। दोस्तों तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि कोई घोषणा है जो कि राज्यपाल या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी जिसके ऊपर हुआ है, तो उसे भी प्रकाशित करके जनता तक उस घोषणा को मतलब उस घोषणा से संबंधित जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाई जाती है, उसे प्रकाशित करके। अब ये जो दोस्तों घोषणा होती है तो इसकी जो भाषा है दोस्तों वो कानूनी दृष्टि से बहुत ही मतलब नपी तुली होती है, मतलब एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से इसमें रखा जाता है। ठीक है, न्याय की तराजू पर तोल कर, मतलब कि देखा जाता है कि कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो कि किसी न्याय का उल्लंघन करे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सतर्कता इसमें दिखाई जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारे दफ्तरी पत्रों के बारे में कई सारी मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई थी, जिसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको मतलब और डिटेल में इसे पढ़ना है, आप चाहते हैं कि आप मतलब थोड़ा ये जो उदाहरण वगैरह दिया गया है इसे आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि दोस्तों आप खुद भी थोड़ा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें। आप ये जो SOL की रीडिंग है दोस्तों, ये SOL की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, DO SOL की रीडिंग, ये जो मतलब DO SOL की ये जो दोस्तों बुक है हिंदी औपचारिक लेखन की, इसे आप डाउनलोड कर लें और ख़ुद भी आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं आप अगर दोस्तों डिटेल में इसे, तो आप खुद भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल के बारे में बता भी दूंगा तब भी आप उसे भूल सकते हैं। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप दोस्तों नॉर्मली इसे हल्का हल्का भी समझ लोगे तो उतना भी इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।